Today we are going to discuss the two topics in Unit 1. This is your video lecture number 6. In this lecture, we are going to discuss about the entropy and Carnot heat engine. First of all, what is entropy? तो आपको मैं यहाँ पे एंट्रोपी 3 डेफिनेशन से समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली एंट्रोपी क्या होता है, कोई भी सिस्टम होता है तो उसमें डिसऑर्डरनेस होता है, तो डिसऑर्डरनेस इज नोन एज एंट्रोपी, या समटाइम्स वी कैन से देयर आर सम एनर्जी इन ए सिस्टम, वी कैन नॉट दैट part of energy into mechanical energy, that energy is also known as entropy. So in definition 1 we can say the entropy of an object or a system is a measure of the amount of energy which is unavailable to do work, meaning randomness, or we can say entropy is nothing but randomness of a सिस्टम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमारा कोई भी कार्य में बदलने में सक्षम नहीं है, दैट इज नोन एज एंट्रोपी। एंट्रोपी का मीनिंग होता है रैंडमनेस, और इन डेफिनेशन 2 वी कैन से एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉड्यूल as entropy is a measure of disorderness of molecules. As the temperature increases, the motion of molecule increases, hence the entropy increases. किसी भी सिस्टम में, मान लीजिए गैस ही है, किसी भी सिस्टम में हम अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डरनेस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ एंट्रोपी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स का मोशन जो है इंक्रीज होता है। एन ऑर्डर्ड सिस्टम हैज लो डिसऑर्डर्ड सिस्टम हैज हाई एंट्रोपी। एन ऑर्डर्ड सिस्टम हैज लो एंड डिसऑर्डर्ड सिस्टम हैज हाई एंट्रोपी। कोई भी सिस्टम अगर ऑर्डर्ड सिस्टम होगा तो उसकी एंट्रोपी लो होगी, और डिसऑर्डर्ड सिस्टम होगा तो उसकी एंट्रोपी हाई होगी। Or by definition 3 we can understand a way of measuring the amount of order present or absent in a system. मेज़र करने का तरीका कि सिस्टम में ऑर्डर है या नहीं है, मीन्स सिस्टम इज़ ए ऑर्डर्ड सिस्टम और सिस्टम इज़ ए डिसऑर्डर्ड सिस्टम। अगर डिसऑर्डर्ड सिस्टम है तो इसका मतलब है कि उसमें एंट्रोपी है। ठीक है, तो एंट्रोपी मेज़र करने के ये 3 तरीके हैं, 3 डेफिनेशन से वी कैन अंडरस्टैंड एंट्रोपी। नाउ एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स द चेंज इन एंट्रोपी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ds is equal to dq by T. ds is change in entropy is equal to change in heat upon temperature, where dq is change in heat energy and ds is the change in entropy at a given absolute temperature, that is T. According to the kinetic molecular theory, as the temperature increases, so the motion of molecule increases and hence the entropy increases. किसी भी सिस्टम में काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ता है, तो क्या होगा, एंट्रोपी हमारी बढ़ जाएगी। एंट्रोपी इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, हाउएवर एट हायर टेम्परेचर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम कॉजेज ए स्मॉलर चेंज इन एंट्रोपी दैन द सेम अमाउंट ऑफ हीट एट ए लोअर टेम्परेचर। ठीक, हम सेम टेम्परेचर पे हीट कम भी दे सकते हैं और हीट ज़्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है, at higher temperature a certain amount of heat added to the system causes a smaller change in entropy than the same amount of heat at a lower temperature. हम ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट देते हैं और लोअर टेम्परेचर पे हीट देते हैं, तो क्या होगा, किसमें एंट्रोपी बढ़ेगी, सिस्टम कॉजेज स्मॉलर चेंज इन एंट्रोपी व्हेन वी आर गिविंग heat
certain amount of heat added to the system causes smaller change in entropy than the same amount of heat at lower temperature. हायर टेम्परेचर पे जब हम हीट देंगे तो एंट्रोपी में चेंज कम होगा in comparison to lower temperature. The formula is ds is equal to dq by T. The change in entropy is related to heat. ठीक. Several factors affect the amount of entropy in a system. If you increase temperature, you increase entropy. The first one is more energy put into a system excites the molecules and the amount of random activity. Second is as a gas expands in a system, entropy increases. तो गैस कैसे इंक्रीज होगी? जब हम टेम्परेचर देंगे तो गैस इंक्रीज होगी, और गैस इंक्रीज होगी तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी. नाउ द नेक्स्ट टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज कैरनॉट हीट इंजन. साइंटिस्ट कैरनॉट ने एक हीट इंजन का कॉन्सेप्ट दिया. दैट कॉन्सेप्ट इज टोटली थ्योरेटिकली. उसने थ्योरेटिकली एक कॉन्सेप्ट दिया कि इस तरीके से हम एक हीट इंजन बना सकते हैं बाय यूजिंग सम थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस. तो ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन दिस कॉन्सेप्ट इज टोटली थ्योरेटिकली and the concept is given by the scientist Carnot. That's why this engine is known as Carnot heat engine. Again I am telling you, this is a totally concept based heat engine. This is a theoretical engine, but it is not possible in practical. The Carnot heat engine is a device which is used to convert heat into work. कोई भी हीट इंजन होता है तो काम को, हीट को काम में बदलने के लिए होता है. इट इज़ नॉट एन एक्चुअल थर्मोडायनामिक साइकिल बट इज़ अ थ्योरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट. ये एक्चुअल में ये थर्मोडायनामिक साइकिल जो है वो पॉसिबल नहीं है. इट इज़ ए थ्योरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट. देयर आर 4 स्टेजेस इन कार्नोट साइकिल. इस कार्नोट इंजन में जो कार्नोट साइकिल होती है वो 4 स्टेजेस में होती है. फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकेंड इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड इज आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड फोर्थ इज एडियाबैटिक कंप्रेशन. तो इसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होगा और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होगा. ठीक. Every single thermodynamic system exists in a particular state. When a system is taken through a series of different states and finally returned to its initial state, a thermodynamic cycle is said to have occurred. Thermodynamic cycle में generally 4 stages होते हैं. फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज, थर्ड से फोर्थ स्टेज और फोर्थ से वापस वो फर्स्ट स्टेज में चला जाता है. तो ये होती है कंप्लीट हमारी थर्मोडायनामिक साइकिल. In the process of going through this cycle, the system may perform work on its surrounding. For example, by moving a piston, thereby acting as a heat engine. A system undergoing a Carnot cycle is called a Carnot heat engine. Now आप ये देख सकते हैं, ये WS जो लिखा है वर्क स्टेशन है, इस पे हमें कार्य करना है. तो एक हम हीट देंगे और एक तरफ हीट हम सिंक करेंगे, मतलब हीट एग्जॉस्ट होगी. तो वी आर गिविंग Q1 हीट एट टेम्परेचर T1 एंड वी आर लिबरेटिंग Q2 हीट एट टेम्परेचर T2 और हमें इसमें प्राप्त होगा. ठीक है. तो इसेंशियली देयर आर 2 हीट रिजर्वायर. एक हॉट बॉडी रिजर्वायर होगा, एक कोल्ड बॉडी रिजर्वायर होगा. ठीक. तो essentially there are 2 heat reservoir forming part of heat engine at temperature T1 and temperature T2, that is hot and cold respectively. They have such large thermal capacity that their temperature are practically unaffected by a single cycle. ये भी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हम चारों साइकिल पढ़ेंगे.
कब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, कब हम हीट दे रहे हैं, कब हीट रिलीज हो रही है, कब हीट हम एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है। सिंस द साइकिल इज थ्योरेटिकली रिवर्सिबल, देयर इज नो जनरेशन ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग द साइकिल। क्योंकि थ्योरेटिकली है तो इसमें ये मान के चला जाता है, अगर ये थ्योरेटिकली है तो ये एंट्रोपी को जीरो मान के चल रहे हैं। एंट्रोपी इज कंजर्व ड्यूरिंग द साइकिल एंड आर्बिट्री amount of entropy delta S is extracted from the hot reservoir and deposited in the cold reservoir। ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो इसमें ऑलमोस्ट जीरो, जितना एंट्रोपी वहाँ से प्रोड्यूस होगा उतना एंट्रोपी एग्जॉस्ट होगा। सिंस देयर इज नो वॉल्यूम चेंज इन आइदर रिजर्वायर, दे डू नॉट वर्क एंड ड्यूरिंग द साइकिल द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज T1 इंटू डेल्टा एस। T1 क्या है? हॉट रिजर्वायर से जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर एंड ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज T2 इंटू डेल्टा एस इज डिपॉजिटेड इन द कोल्ड रिजर्वायर। एंट्रोपी विल बी सेम। द डिफरेंस इन द टू एनर्जीज T1 माइनस T2 इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द इंजन। नाउ स्टेजेस, मैंने जैसे पहले बताया था कि 4 स्टेजेस हैं। इसमें स्टेज 1 ऑफ कार्नोट साइकिल इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब देखिए, जैसे इसमें आप ये डायग्राम देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में कोल्ड रिजर्वायर है, राइट साइड में हॉट रिजर्वायर है। ठीक है। तो हमने हॉट रिजर्वायर का क्या बताया था? टेम्परेचर T1 है, जिससे कि हम Q1 हीट सिस्टम को देंगे। ठीक है। तो जब हम Q1 हीट देंगे तो पिस्टन क्या करेगा? पिस्टन पुश करेगा सिस्टम, तो गैस क्या होगी? प्रेस होगी। ठीक। इन दिस स्टेज द सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर। द गैस एक्सपेंड्स पुशिंग द पिस्टन अपवर्ड एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इसमें क्या होगा? हम जब हॉट रिजर्वायर से, इसमें सिलेंडर है, बेसिकली ये क्या है? सिलेंडर है। सिलेंडर के ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है। तो जब हॉट रिजर्वायर से हम टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर, जब गैस को हम गर्म करेंगे तो गैस क्या होगी? एक्सपेंड होगी। तो जब गैस एक्सपेंड होगी तो पिस्टन का मोशन क्या होगा? अपवर्ड होगा। ठीक। तो फर्स्ट स्टेज दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इन दिस स्टेज द सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर। द गैस एक्सपेंड pushing the piston upward and work is done by the system. During this process the temperature remains constant. आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। तो हमने पहली प्रोसेस में T1 टेम्परेचर पे Q1 हीट दिया, तो Q1 हीट देने पे क्या होगा? सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो गैस एक्सपेंड होगी। तो जब गैस एक्सपेंड होगी तो पिस्टन हमारा ऊपर की ओर मूव करेगा, मतलब हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं। लेकिन टेम्परेचर विल बी द कांस्टेंट इन दिस फर्स्ट स्टेज साइकिल। इन द सेकेंड स्टेज, द स्टेज 2 इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इन दिस स्टेज द एक्सपेंशन कंटिन्यूस। अब हम क्या करेंगे? टेम्परेचर नहीं देंगे। अब हम हॉट रिजर्वायर से टेम्परेचर सिस्टम को नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है? सिलेंडर में तब भी गैस थोड़ी देर तक मूव करती रहेगी, एक्सपेंड करती रहेगी। हम क्या किया? फर्स्ट स्टेज में हमने टेम्परेचर T1 दिया, तो टेम्परेचर T1 पे Q1 हीट दिया है, उसका टेम्परेचर पूरे स्टेज 1 में T1 रहा। अब सेकंड स्टेज पे क्या हुआ? हम टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, हम हीट नहीं दे रहे हैं। नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब हम सिस्टम को सराउंडिंग से कोई हीट नहीं दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? तब भी थोड़ी देर के लिए गैस एक्सपेंड होती रहेगी और पिस्टन ऊपर की ओर मूव करता रहेगा। इन दिस स्टेज द एक्सपेंशन कंटिन्यूज बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ड्यू टू दिस एक्सपेंशन द गैस कूल्स एंड देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। वर्क इज डन बाय द सिस्टम। पहले में हमने क्या था? वर्क हमने किया था सिस्टम पे, ना वर्क नहीं, पहले पे भी वर्क डन हुआ था, पिस्टन ऊपर की ओर हुआ था। अब इसमें भी क्या होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? हमने अब बाहर से हीट नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए गैस एक्सपेंड हो रही है। तो जब गैस एक्सपेंड हो रही है और हम हीट नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? गैस का टेम्परेचर जो है डिक्रीज कर जाएगा।
तो दिस स्टेज 2 इज अ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब स्टेज 3 इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दिस स्टेज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब हम इस पे सिस्टम पे काम करेंगे। हम क्या करेंगे, पिस्टन को पुश करेंगे, हम पिस्टन को धीरे धीरे पुश करेंगे। इन दिस स्टेज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। अब हम क्या करेंगे, अभी तो गैस हमारी ठंडी थी, एक सेकंड स्टेज में क्या हुआ, पिस्टन एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच गया और थोड़ी देर के लिए वहां रुक गया। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेज में हम पिस्टन को धीरे धीरे पुश करना शुरू करेंगे। तो जब हम धीरे धीरे पिस्टन को पुश करना शुरू करेंगे तो हमारी गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। गैस कंप्रेस होगी तो हीट हमारी रिलीज होगी, दैट इज Q2। तो Q2 हीट हमारी किस में चली जाएगी, कोल्ड रिजर्वायर में। Q2 हीट निकलेगी और कोल्ड रिजर्वायर में जाएगी। द टेम्परेचर विद इन द सिस्टम रिमेन सेम एंड द गैस goes to isothermal compression. There will be no change in the temperature. धीरे धीरे हम गैस को पुश करेंगे तो गैस का क्या होगा, गैस कंप्रेस होती जाएगी। जब गैस कंप्रेस होगी तो हीट रिलीज होके कोल्ड रिजर्वायर में जाएगी, बट द टेम्परेचर रिमेन्स सेम, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन। इन द फोर्थ प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अब अचानक से तेजी से पिस्टन को प्रेस करेंगे तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग। अब कोई हीट सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं होगी। द एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ द गैस टेक प्लेस, द सिस्टम रिटर्न टू इज फाइनल स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होगा, हम अचानक से पिस्टन को प्रेस करेंगे और इसमें क्या होगा, द एडियाबैटिक कंप्रेशन में the adiabatic compression of gas takes place. The system adiabatic में क्या होता है, there is no exchange of heat from surrounding. System और surrounding के बीच में there will be no heat exchange. तो adiabatic process में क्या होता है, there will be no heat exchange between surrounding and the system. और isothermal में क्या होता है, temperature of the system will remain constant. तो ये 4 स्टेजेस में ये साइकिल कार्नोट इंजन की होती है। इसी तरीके से ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है। अब इसमें देखिए दिया हुआ है हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर T1 है, जो स्टेज 1 में हम T1 टेम्परेचर पे Q1 हीट सिस्टम को देते हैं। Q1 हीट जब सिस्टम को देते हैं तो हमें सिस्टम क्या होता है, सिस्टम काम करता है। क्या काम करता है, गैस एक्सपेंड होना शुरू करती है क्योंकि टेम्परेचर गैस का बढ़ जाता है स्टेज 1 में, ठीक है। गैस एक्सपेंड होना शुरू करती है और पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ता है और टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, अब हम हीट नहीं देते हैं, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग। तो सेकेंड स्टेज में तब भी क्या होगा, गैस का एक्सपेंशन अपने आप धीरे धीरे होता रहता है जबकि हम हीट नहीं दे रहे हैं और वो सर्टेन लेवल पर जा कर के हमारा रुक जाता है पिस्टन, ठीक है। तो फिर वहाँ पे फिर क्या होता है, इन द थर्ड प्रोसेस दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें क्या होगा, फिर हम धीरे धीरे पिस्टन को प्रेस करना शुरू करते हैं। जब धीरे धीरे प्रेस करते हैं तो गैस हमारी कंप्रेस होती जाती है और हीट हमारी Q2 हीट अब रिलीज होती है। थर्ड स्टेज में Q2 हीट विल रिलीज एट द टेम्परेचर T2 टू द कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। अब फोर्थ स्टेज में क्या करते हैं, फिर हम अचानक से पिस्टन को प्रेस करते हैं। दिस इज द फोर्थ स्टेज विल बी adiabatic compression. In this process there will be no exchange of heat. So these are the 4 cycle used in Carnot heat engine. Now you can see here work is equal to Q1 minus Q2. So we can say Q1 upon T1 is equal to Q2 upon T2. तो इफ़िशियंसी हमारी क्या हो जाएगी, इफ़िशियंसी इज इक्वल टू W अपॉन Q1, दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो इफ़िशियंसी हो जाएगी 1 माइनस Q1 अपॉन Q2, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इफ़िशियंसी विल ऑलवेज विल बी लेस दैन 1, ठीक है। अब ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दिया हुआ है, A to B स्टेज 1 है, दैट इज आवर आइसोथर्मल एक्सपेंशन।
हम T1 टेम्परेचर पे Q1 हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो A to B, ठीक। तो हमारा क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है, ठीक, और हमारा प्रेशर कम हो रहा है, ठीक। अब B to C हमारा क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब हम क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग से हीट नहीं दे रहे हैं, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, और धीरे धीरे वो एक्सपेंड होती जा रही है अपने आप। तो प्रेशर क्या होगा, हमारा प्रेशर ड्रॉप होता जाएगा B to C में। दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब थर्ड स्टेज क्या है हमारा, C to D है। अब हम क्या करेंगे, C to D में धीरे धीरे पिस्टन को प्रेस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब पिस्टन को प्रेस करेंगे तो गैस हमारी कंप्रेस होती जाएगी। तो गैस जब कंप्रेस होगी तो T2 टेम्परेचर पे Q2 हीट सिस्टम से सराउंडिंग में हमारी जाएगी, कोल्ड रिजर्वायर या कोल्ड सिंक आप जिसको कह सकते हैं। नाउ द फोर्थ स्टेज जो D2A है, अब ये क्या होगा, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होगा, हम तेज़ी से पिस्टन को प्रेस करेंगे, लेकिन देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। दिस इज़ द PV डायग्राम ऑफ द कार्नोट हीट इंजन। तो अब एक याद करने के लिए ये 4 स्टेजेस आप कर सकते हैं कि स्टेज 1 हमारी क्या होती है, स्टेज 1 में हमारा होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो उसमें क्या होगा, हमारा T1 टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट इन द होल स्टेज 1 एंड Q1 हीट इज गिवन टू द सिस्टम। हम हॉट रिजर्वायर से Q1 हीट सिस्टम को देंगे। स्टेज 2 हमारा क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। जैसा हम जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो टेम्परेचर ड्रॉप्स टू T2 एडियाबैटिक में और देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट। स्टेज 3 में क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर T2 जो स्टेज 2 में था दैट विल रिमेन सेम इन स्टेज 3, बट Q2 heat is rejected out by the system to the cold reservoir। अब स्टेज 4 में क्या होगा, अचानक से जब हम पिस्टन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम T2 to T1 एंड देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ आवर कार्नोट हीट इंजन।